हाय देयर, मैं हूँ बेका, पूरा नाम रेबेका। मेरे डैड एक मेयर है। कूल लगता है ना? कूल नहीं, ये नाइट मेयर है और मैं बताती हूँ क्यों। पर इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन में मैं और मेरे डैड बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम टिकटॉक की वीडियोस पर नाचते, हर रोज मूवी देखते, हमारा खुद का रॉक बैंड भी था। पर जब डैड मेयर बने तो सब कुछ बदल गया। उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। उन्होंने एक खड़ूस बुढ़ी नैनी रखी जिसका नाम था मिस बूट। इसका कोई सेंस है क्या? मतलब 15 साल की उम्र में नैनी कौन रखता है? मुंह खोल के चबाना बंद करो, जंगल में पैदा नहीं हुई थी तुम। और अब से कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, सिर्फ सब्जियां खाना, वीडियो गेम्स भी नहीं देखने, दिमाग खराब होता है इससे। मैंने डैड का ध्यान खींचने के लिए सब किया। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाती, उनको फनी मीम्स भेजती, उनके ऑफिस जाकर मैंने अपने नए डांस मूव्स भी दिखाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके बर्थडे के लिए मैंने एक स्पेशल डिनर बनाया। पकाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक प्यारा सा लड़का मुझे वेव कर रहा है। तो मैंने जाकर उससे बात की और पता नहीं टाइम कब बीता पर किचन में आग लग गई। जब डैड घर वापस आए तो बहुत गुस्सा हुए। क्या हुआ ये? मैं नहीं चाहती थी कि डैड मुझ पर गुस्सा करे, तो मैंने छोटा सा झूठ बोल दिया। बहुत अजीब बात हुई। मैं तो बाहर फूलों को सूंघने आई थी कि अचानक मैंने देखा किचन में आग लग गई थी। मेरी मानो तो ये मिस बूट का किया धरा है। वो बहुत अजीब है, हमसे जलती है। मुझे उनके इरादे सही नहीं लगते। ऑफ कोर्स डैड ने बूट की साइड ली और मुझे झूठ बोलने के लिए ग्राउंड कर दिया। डैड का ध्यान पाने की कोशिश बंद करके मैंने खुद पर फोकस किया। एक दिन मैंने सोचा स्कूल से छुट्टी मारती हूँ। मैंने डैड की कार उठाई और उसे चलाकर सीधा पहुँच गई बीच पर। बड़ा मजा आया मुझे तैरने और धूप सेकने में। बहुत सही टैन भी आ गया था मुझे। जब मैं पार्किंग लॉट में पहुँची तो देखा डैड की कार गायब थी। मैंने हर जगह देखा पर मुझे कहीं नहीं मिली। देर हो रही थी तो मैंने उबर बुलाई, सीधा घर पहुँची। बस डैड नोटिस न करें कि कार गायब है। महीनों से उन्होंने कार नहीं चलाई थी तो पॉसिबल है। जब मैं घर पहुँची तो सीधा मिली डैड और मिस बूट से। स्कूल कैसा था हनी? अच्छा था, बहुत कुछ सीखा। तुम्हारी टीचर का फोन आया था कि तुम आज क्लास में नहीं गई? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी थी। रेत की मक्खियों की मीटिंग रिचुअल्स के बारे में पढ़ रही थी। और मेरी कार? मैं बताने वाली थी। एक बहुत बड़ा तूफान आया था और कार उसमें फंस के आसमान में उड़ गई। डैडी, ये इतना भयानक और डरावना था, मैं तो बाल बाल बची हूँ। मैं जाकर सोती हूँ ताकि इस बुरे दिन के बारे में भूल पाऊँ। डैड ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और हमेशा के लिए मुझे ग्राउंड कर दिया। खासकर मेरी टीचर ने मेरी पोल खोल दी और कुछ क्रिमिनल्स ने डैड की कार से बैंक को लूट लिया। हफ्तों लग गए डैड को इस झंझट से निकलने में। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली। खड़ूस मिस बूट रिटायर हो रही थी। जिस दिन वो गई मैंने बड़ा जश्न मनाया। मैंने पेट भर के चॉकलेट्स खाई और रात भर वीडियो गेम्स खेले। पर अगली सुबह डैड ने सब खराब कर दिया। मैं एक नई नैनी रखूंगा तुम्हारे लिए। हेलो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ डैड, अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं आगे कुछ बोलूँ उससे पहले नई नैनी आ गई। उनका नाम था मिस पी और उनकी एक बेटी थी एमी। दोनों डिज्नी की प्रिंसेस लगती थी। बालों में फूल लगाती और कसम से मैंने चिड़ियों को गाते सुना उनकी मुस्कान देखकर। मिस पी और एमी सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेंगी और घर के कामों में हाथ बटाएंगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बेका। तुम इतनी सुंदर हो, मैं चाहती हूँ हम दोनों दोस्त बने। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे बाल उलझे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और मुंह के कोनों पर चॉकलेट लगी थी। साफ था ये लड़की अंधी है। मैं अपने रूम में गई और पूरा दिन मुंह फुलाकर बैठी रही। मुझे जज मत करो, जैसे तुम लोग बड़ा हमेशा मैच्योर होते हो। पर मैं हैरान हो गई कि मिस पी और एमी के साथ मुझे अच्छा लग रहा था। मिस पी हमारा घर साफ रखती और बहुत अच्छा खाना बनाती। वो मेरी फेवरेट चीजें बनाती और मुझे फनी कहानियाँ सुनाती। एमी भी कूल ही थी। उसे वीडियो गेम्स खेलना और मेरे साथ साई-फाई मूवीज देखना पसंद था। मिस पी और एमी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी एमी बहुत अच्छे से कपड़े पहनती थी। एक दिन हम शॉपिंग पर गए और उसने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। हरा रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, आंखें उभर कर आएंगी। पता नहीं, मुझे ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं। भरोसा करो, इस ड्रेस और उन जूतों के साथ तुम एक सुपर मॉडल लगोगी। एमी सही थी। जब मॉल में हम चल रहे थे तो हर कोई मुझे देखकर मेरी तारीफें कर रहा था। कुछ लड़कों ने तो मुझसे मेरा नंबर भी मांगा। उसके बाद से एमी और मैं सबसे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने डैड से जिद की कि वो एमी की फीस भरे ताकि हम एक ही स्कूल में जा पाएं और वो मान गए। पहले दिन मैंने एमी को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाया, लैला और जैस्मिन। वो उन्हें बहुत पसंद आए। एमी उनके साथ चीयर लीडर भी बन गई। मुझे चीयर लीडिंग पसंद नहीं थी। मैं तो बिजी रहती नए डांस मूव बनाने में जो टिकटॉक और यूट्यूब चैनल पर डालती। कुछ महीनों बाद एमी, लैला और जैस्मिन एक हफ्ते के लिए चीयर लीडिंग कैंप में गए। जब एमी वापस आई तो कुछ गड़बड़ थी। वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। जब भी उससे बात करने की कोशिश करती वो चली जाती। एक दिन मैंने उसे लॉकर में पकड़ लिया। कुछ तो गड़बड़ है, तुम अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? एमी ने मुझे कोने में ले जाकर कहा,
वो लीला और जैस्मिन, पता नहीं मैं कैसे कहूँ। जाने दो, कुछ नहीं है। मैं तुमसे दोस्ती नहीं बिगाड़ना चाहती, भूल जाओ मैंने कुछ कहा। मुझे बताओ ना, किसी को हमारी बात पता नहीं चलेगी, आई प्रॉमिस। एमी ने जो आगे कहा उससे मेरी दुनिया हिल गई। उसने कहा कि लैला और जैस्मिन को मेरा डांस बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें मैं स्कूल की सबसे अनोइंग लड़की लगती और वो मेरी दोस्त सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे डैड मेयर थे। एमी ने मुझे अपने फोन में लैला और जैस्मिन की चैट दिखाई जिसमें वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं गुस्से से फूट पड़ूंगी। बाद में मैंने लैला और जैस्मिन को कैफेटेरिया में हंसते हुए देखा। उनकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसे मिले जैसे वो मेरे दोस्त हो। मैं सीधा उनके पास गई। धोखेबाज चुड़ैलों, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल हो पर एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। वो खड़े होकर मेरे सामने आए। ओके लूजर, तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो पर तुम बहुत बेसिक हो। वेल, तुम दोनों घोड़े की बट जैसी बदसूरत हो और टॉयलेट जैसी स्मेल करती हो। जैस्मिन ने मुझे धक्का दिया तो मैंने भी। फिर मैंने एक बच्चे की प्लेट से आइसक्रीम उठाई और उन दोनों के मुंह पे दे मारी और एक बड़ी फूड फाइट शुरू हो गई। मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, पर मुझे अच्छा लगा उन नक्सड़ी लड़कियों को अपनी जिंदगी से निकाल के। पर एमी को धोखा देने का मुझे दुख था और मैंने उससे माफी मांगी। एक दिन उसने मुझे माफ कर ही दिया और हम और करीब आ गए। मैंने उसे अपना सीक्रेट क्रश भी बताया, एक फुटबॉल प्लेयर माइक। तुम उसे दिल की बात कहो ना, मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। बिल्कुल हो, चलो एक डबल डेट पर चलते हैं। कुछ दिनों बाद एमी ने एक डबल डेट सेटअप की। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और 1 घंटे तक मेकअप किया। पर जब मैं रेस्टोरेंट पहुँची तो जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला। एमी माइक को किस कर रही थी। मेरा चेहरा तीखी मिर्च की तरह लाल हो गया और मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। एमी ने मुझे देखा और मेरे पास आई। हे, बड़ी परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या? मुझे लगा तुम खुश होगी। मैं क्यों खुश होंगी? तुम मेरे सीक्रेट क्रश के साथ मेकआउट कर रही थी। तुम्हारा सीक्रेट क्रश माइक है? मुझे लगा वो आइक है, कसम से मुझे ऐसे ही लगा, मैंने उसे भी बुलाया है। मैं मुड़ी तो मैंने देखा आइक। हमारे स्कूल का सबसे वियर्ड लड़का मुझे घूर रहा था। पूरी रात बहुत बकवास निकली। घंटों मुझे एमी और माइक को मेकआउट करते देखना पड़ा। जब एमी और माइक किस कर रहे थे तो बीच बीच में एमी मेरी तरफ देखती। उसकी प्यारी सी आँखों के नीचे कुछ तो शैतानी छुपा हुआ था। मैंने एमी से दूरी बनानी चाहिए पर वो बार बार मेरे पास आ जाती। आधी रात को मेरे रूम में आ जाती। मुझसे अभी नाराज हो बेस्टी? मेरी कार के अंदर। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? वो क्लास के बाद मुझे पकड़ लेती। हम अभी दोस्त है ना? मैं अकेले चैन से बाथरूम भी नहीं जा सकती थी। स्कूल के बाद घूमने चले? मुझे वो बहुत परेशान कर रही थी। उससे बचने के लिए मैं स्कूल की लाइब्रेरी में गई। पर कुछ दिनों के बाद कुछ क्रेजी हुआ। प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाकर मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। मैं बहुत घबरा गई। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है, मैंने कभी भी चीट नहीं किया। फिर एमी अपनी आंखों में आंसू भरे अंदर आई। डैड उसके साथ ही थे। मुझे माफ कर दो बेका, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सच बताना पड़ा। मैंने प्रिंसिपल को बता दिया कि तुमने मुझे फोर्स किया अपना होमवर्क करने और महीनों तक टेस्ट में चीट करने के लिए। शर्म करो बेका, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा कुछ किया। मैं मासूम हूँ डैड, मेरा यकीन करो। एमी झूठ बोल रही है। मुझे इससे डर लग रहा है सर। पिछली बार जब इतनी गुस्सा हुई थी तो इसने मुझे मारा था। डैड ने मुझे निराशा से देखा। यकीन नहीं हो रहा था वो एमी के झूठ को सच मान रहे थे। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ बेका। बस बहुत हुआ। मैं अपनी जगह से कूदकर सीधा एमी की तरफ बढ़ी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाकर रूम में दौड़ने लगी। डैड और प्रिंसिपल ने हमें अलग किया। उसके बाद डैड ने मुझे महीने भर के लिए थेरेपी पे डाल दिया। जब मैं वापस आई चीजें बहुत बिगड़ गई थी। डैड ने बताया कि वो और एमी की मॉम शादी कर रहे थे। शादी के बाद डैड ने एमी को बहुत सारे गिफ्ट और अटेंशन दी। वो एमी और उसकी मॉम को हर पॉलिटिकल इवेंट में लेकर जाते, मुझे घर पर छोड़कर। ये बहुत बुरा था। कुछ ही महीनों में एमी ने मेरे सारे दोस्त, मेरा सीक्रेट क्रश और डैड को चुरा लिया। गुस्से से मेरा चीखने का मन कर रहा था। मैंने मेडिटेशन की कोशिश की खुद को शांत करने के लिए और जब काम नहीं बना तो डब्बा भर के आइसक्रीम खाई। फिर एक सुबह मैं उठी दरवाजे पर जोर जोर की नॉकिंग की आवाज सुन के। मैं तुरंत नीचे गई। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी हाथ में अरेस्ट वारंट लेकर। किसी ने डैड पर शहर से पैसा चुराने का इल्जाम लगाया था। ये क्या बकवास है? मेरे पति एक ईमानदार आदमी है। जरूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी। डैड को गिरफ्तार करके उन्हें जेल ले गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मिस भी बेहोश हो गयी और एमी का कहीं अता पता नहीं था। डैड ने कहा वो निर्दोष है। केस लड़ने की कोशिश की पर ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर ने एमी को स्टैंड पर बुलाया। उसने मनगढ़ंत कहानी बताई कि मेरे डैड चोर है। ये मेयर एक मॉन्स्टर है। उन्होंने पैसा चुराया बच्चों के अस्पताल, एक होमलेस शेल्टर और रिटायरमेंट होम से। बेचारों को मैं ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी तो मैंने उनके बैंक ट्रांजैक्शंस की कॉपी निकालकर पुलिस को दी। वकील ने जज को सारे सबूत दिखाए। डैड कहते रहे कि वो निर्दोष हैं, पर उनके खिलाफ सबूत बहुत सारे थे। सजा सुनाने वाले दिन शहर के सारे लोग वहाँ पर आए थे, यहाँ तक कि मिस बूट भी। जज ने डैड को 20 साल के लिए जेल में डाल दिया। डैड और मिस भी फूट फूट कर रोने लगे और एमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मैं इतनी गुस्सा थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। फिर एमी ने मेरे कान में कहा,
बुरा हुआ तुम्हारे डैड के साथ। अब वो सालों तक जेल में सड़ेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अजीब है ना कि छोटे से झूठ इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मैं एमी को खींचकर तमाचा मारने ही वाली थी कि मिस बूट ने मुझे रोक लिया। शांत हो जाओ बच्चे, तमीज से पेश आओ। तुम्हारे डैड ने तुम्हें बदतमीजी नहीं सिखाई। मैंने सुना उस लड़की ने क्या कहा, पर उसे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। वो चुड़ैल है, उसने डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमें उसे रोकना होगा। झूठ को अगर कुछ हरा सकता है तो वो है सच्चाई। और कुछ कहे बिना मिस बूट चली गई और फिर मुझे एक आइडिया आया। उस रात मिस पी, एमी और मैं मेयर का मेंशन खाली करने के लिए सामान बांध रहे थे। मिस पी और एमी जब नीचे गए तब मैं चुपके से एमी के कमरे में गई। उसने पैकिंग नहीं की थी तो मैं तलाशी लेने लगी ताकि अपने डैड को निर्दोष साबित कर पाऊँ। मैं हार मानने ही वाली थी कि अचानक उसके ड्रॉर पर मुझे एक नोटबुक रखी दिखी। उसमें मेरे और डैड की फोटोज थी, पर हमारे चेहरे पर एक्स लगे हुए थे। उसमें थी कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और एक फोटो जिसमें छोटी एमी एक बूढ़ी औरत के पास खड़ी है जो हॉस्पिटल में है। आर्टिकल में लिखा था कि एमी की दादी ने अपना घर खो दिया जब डैड ने एक बिल साइन किया जिससे उनकी बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाया जा सके। प्रोटेस्ट के दौरान एमी की दादी बेहोश होकर गिरी, उनके सिर पर चोट लगी और वो कोमा में चली गई। ये बहुत सैड स्टोरी थी। अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज आई। मैं मुड़ी तो देखा एमी शैतानी मुस्कान लेके खड़ी है। तुम्हारे डैड को सजा मिली मेरी फैमिली को दुख पहुंचाने की और अब तुम्हारी बारी है। एमी ने झाड़ू उठाई और मेरी तरफ आई एकदम पागलों की तरह। मुझे लगा मैं गई काम से, लेकिन अचानक मिस बी और मिस बूट वहाँ पर आ गए। मिस बूट ने एमी के हाथ से झाड़ू खींची और मिस बी मेरे और एमी के बीच में आ गई। एमी बंद करो ये सब। जो तुम्हारी दादी के साथ हुआ उसमें मेयर की गलती नहीं, ये फैसला सिटी काउंसिल का था। पर ये फेयर नहीं है। जानती हूँ, पर जो तुम कर रही हो वो सही नहीं और इससे दादी की मदद नहीं कर पाओगी। शायद मैं कर पाऊँ। मेरा बेटा एक न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं उससे कह सकती हूँ तुम्हारी दादी का इलाज करने पर सिर्फ एक शर्त पर। मिस बूट ने मेरी तरफ देखा। मेरे डैड के बारे में सच बताओ। एमी मान गई। हम सब पुलिस के पास गए। एमी ने उन्हें बताया कि कैसे उसने झूठ बोला और कैसे किसी को हायर करके डैड के खिलाफ नकली सबूत बनवाए। डैड को जेल से छोड़ दिया गया और मिस बूट ने अपना वादा निभाया। उन्होंने अपने बेटे को एमी की दादी के बारे में बताया और उसने उन्हें क्लिनिकल ट्रायल पर डाला जिससे उनकी ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। एमी के ट्रायल के दिन डैड को एमी और उसकी दादी के बारे में इतना बुरा लगा कि उन्होंने जज से नरमी बरतने के लिए कहा। जज ने एमी को 1 साल के लिए मेंटल इंस्टीट्यूशन के लिए थेरेपी के लिए भेजा। डैड फिर से मेयर बन गए, लेकिन अब वो हर रोज मेरे और मिस पी के साथ टाइम जरूर बिताते। मिस पी ने मेरी बात ना मानने और एमी की साइड लेने के लिए माफी मांगी, पर मुझे अब भी गिल्टी फील होता। डैड, अगर पहले मैंने आपसे इतने झूठ नहीं बोले होते तो शायद आप मेरी बात पर यकीन करते जब मैंने आपको एमी के बारे में बताया। कि सब होता ही नहीं, ये सब मेरी गलती है। खुद को दोष मत दो हनी, जो एमी ने किया उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। अब तो बस हम चीजें संभाल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और हमने वही किया।